4 कैंडिडेट मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकोट के वकील अभय भारद्वाज, साबरकांठा से उनका जो दलित चेहरा है रमीलाबेन बारा, और कांग्रेस की तरफ से 2 कैंडिडेट हैं, 2 पुराने छत्र। दोनों का दावा कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं विधायक या जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं कि किसके नाम के पीछे ज्यादा वजन लगाएं, शक्ति सिंह गोहिल या भरत सिंह सोलंकी, जो कि माधव सिंह सोलंकी के बेटे भी हैं। अच्छा सर, किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए ये नंबर गेम क्या है। पहले 5 विधायकों ने मार्च में इस्तीफा दिया, 3 विधायकों ने अब इस्तीफा दिया। कांग्रेस के 77 कैंडिडेट एमएलए थे, धारासभ्य जिनको बोलते हैं गुजरात में, अब घट के 65 रह गए हैं। एक कैंडिडेट के लिए जीतने के लिए 35 चाहिए, 35 दूनी 70, यानी कांग्रेस 5 कम है। अगर वो जिग्नेश मेवानी का वोट जोड़ लेती है तो 66 पे पहुंचती है। एनसीपी के कंधा जडेजा का जोड़ती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, तब भी 67 पे पहुंचती है। और बीजेपी के पास 103 है। बीजेपी को लग रहा है कि छोटू भाई वसावा उनके साथ आ सकते हैं, जो विरोधी भी थे। उनका और उनके बेटे का वोट, 2 वोट वो हैं। तो नंबर गणित कहां पर है, और इन चारों कैंडिडेट्स के बारे में अगर आप हमें बता सकें। अजय उम्पट। देखिए सौरभ, जब ये राज्यसभा के चुनाव का घोषणा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के पास 103 एमएलए थे और कांग्रेस पार्टी के पास 73, मतलब 73 एमएलए थे। ओके, और जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के सपोर्ट से ये चुनाव जीते हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो आज भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की फेवर में ही वोटिंग करेंगे। तब उनके पास 74 वोट्स थे। 74 वोट्स मतलब एक कैंडिडेट को वो 37 वोट दे सकती थी कांग्रेस पार्टी। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 74 पे कंफर्टेबल लेवल पे कांग्रेस पार्टी उस वक्त थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 कैंडिडेट खड़े किए, एक अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा। रमीलाबेन बारा एक ट्राइबल महिला कैंडिडेट है जो पहले सरकार में मुलाजिम भी रह चुकी है, और जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात सरकार में थे मुख्यमंत्री के तब वो अमर सिंह चौधरी के सामने उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके वहां पर चुनाव अमर सिंह चौधरी के सामने लड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी उनको एक ट्राइबल फेस की तरह और एक महिला के नाते उनको जोड़ना चाहती थी। जहां तक अभय भारद्वाज का सवाल है, अभय भारद्वाज ने अमित भाई शाह की मदद की है। जब वो एनकाउंटर के केस और बाकी सब केसेस चल रहे थे, वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी ओर से एक ऑब्जर्वर की तरह उपस्थित रहते थे और संघ परिवार के काफी चुस्त माने जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में आए थे और राजकोट से जब उन्होंने पहला बाई इलेक्शन लड़ा था, तो अभय भारद्वाज ने उनकी काफी मदद भी की थी। तो सडनली एक दिन रात को, चुनाव की अगली रात को, अमित भाई शाह ने रात को 12 बजे नरहरि अमीन को फोन करके कहा कि कल सुबह 11 बजे आपको फॉर्म भरना है। नरहरि अमीन बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बॉस का आदेश है तो उनको भरना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट नरहरि अमीन, जो पहले पाटीदार हैं और पहले कांग्रेस में थे, पहले पाटीदार थे, पहले कांग्रेस में थे, और जब चिमन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और जब गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तब उन्होंने चिमन भाई पटेल के खिलाफ भी एजिटेशन किया था। बाद में वो चिमन भाई के साथ जुड़ गए। तब सबको लग रहा था कि ये नंबर गेम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हुआ था ये कि तब कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट शक्ति सिंह गोहिल को घोषित किया था और दूसरा कैंडिडेट राजीव शुक्ल को घोषित किया था। और राजीव शुक्ल ने ट्वीट करके ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो फॉर्म भरने आ रहे हैं। उन्होंने एक चार्टर फ्लाइट बुक कर दी थी और वो गुजरात फॉर्म भरने आना चाहते थे। लेकिन उस वक्त एक दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि ज्योतिरादित्य जो थे वो मध्य प्रदेश में उनको टिकट ना मिलने से वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और कहीं एक मैसेज दिया गया कि ज्योतिरादित्य जो भरत सोलंकी के काफी करीबी माने जाते हैं और माधव सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं और वो माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, तो पिता के टाइम से दोनों की अच्छी बॉडी केमिस्ट्री थी और दोनों साथ साथ में मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में दोनों मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये दोनों पार्टी छोड़ के जा सकते हैं ऐसा लगा, इसलिए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया। भरत सिंह सोलंकी को बुलाया गया और अहमद भाई पटेल ने उन्हें समझाया और राजीव शुक्ल का नाम कैंसिल हुआ और भरत सिंह सोलंकी दूसरे कैंडिडेट पे आए। तो भरत सिंह सोलंकी वाज नॉट फर्स्ट चॉइस ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट चॉइस शक्ति सिंह गोहिल थे, सेकंड चॉइस राजीव शुक्ला थे। और राजीव शुक्ला को हटाने के बाद जब कांग्रेस के यहाँ के लोगों ने कहा कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं अगर आप राजीव शुक्ला जैसे बाहरी कैंडिडेट को लाओगे, तब उन्होंने भरत सोलंकी को ये टिकट दिया। ऐसा करने के बाद अमित भाई मैदान में आए। चूंकि शक्ति सिंह गोहिल को हराना था, 2017 में आपको याद होगा कि अहमद पटेल वर्सेस अमित शाह का जब चुनाव आया था तो शक्ति सिंह गोहिल ने
अहमद पटेल को जिताने के लिए 2 वोट कैंसिल कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई में शक्ति सिंह गोहिल जीते थे। और आपको याद होगा कि गुजरात की लड़ाई थी, वो चुनाव कमीशन तक गई थी और AK ज्योति ने रात को 12:30 बजे काउंटिंग ओके किया था और कहा था कि स्थानिक इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो लाजमी है, और उसकी वजह से अहमद पटेल जो थे वो 0.5 वोट से चुनाव जीते थे। तो अमित भाई को लगता है कि वो हिसाब अभी कहीं ना कहीं बाकी है। उस ये वक्त मैं चुनाव में थोड़ा सा अमित आपको भाई ने बीच में 17 टोकूंगा, MS का बीच में इस्तीफा दिया आपको था। टोकूंगा जी, ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रह गई है, क्योंकि राज्यसभा के उस चुनाव में अहमद पटेल वर्सेस बलवंत सिंह राजपूत के चुनाव में शक्ति सिंह गोहिल ने अमित शाह को जो बात बोली थी उसकी राजदीप ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया। यस राजदीप। नहीं, मैंने किताब में इसका जिक्र किया है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने खुद मुझे कहा कि जिस वो समय जब अहमद पटेल जीत गए और अमित शाह हारे, तब आमने सामने अमित शाह हारे नहीं थे, अमित शाह थे, अमित शाह हारे नहीं थे, सिंह राजपूत हारे, अमित शाह और स्मृति ईरानी तो बहुत आराम से सेल थ्रू हुए। मेरा कहना है कि अमित शाह का कैंडिडेट एक समय आप समझ लीजिए हारे या अहमद पटेल जीते। जिसी प्रकार से एक तरह से अमित शाह को बहुत कम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में किसी भी चुनाव में एक तरह से हराया है। वो एक राज्यसभा का चुनाव था जहां अहमद पटेल को हराने की पूरी कोशिश की गई अमित शाह जी, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। तो शक्ति सिंह गोहिल जो एक तरह से वहां अहमद पटेल के इलेक्शन मैनेजर थे, उन्होंने वहां उस समय तुरंत अमित शाह की तरफ देखकर कहा, और एक तरह से मैं गुजराती में कहूं या हिंदी में कहूं, मैं कहूंगा नहीं, एक ऐसी बात कही जिससे अमित शाह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि कौन मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो शक्ति सिंह गोहिल वर्सेस अमित शाह 36 का आंकड़ा है। और जैसे अभी अजय ने कहा, जैसे ही शक्ति सिंह गोहिल का नाम जाहिर हुआ, मुझे लगता है अमित शाह ने तय किया कि मुझे कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल को हराना है। उसने अब साल खेली है कि शक्ति सिंह को नंबर 1 कैंडिडेट घोषित किया है, भरत सिंह को नंबर 2। तो हारेंगे तो भरत सिंह हारेंगे इस समय, ऐसा लगता है, और शक्ति सिंह शायद राज्यसभा में आएंगे, और हो सकता है वो और अमित शाह एक बार फिर आमने सामने सेंट्रल हॉल में नजर आएंगे। अजय सर, क्या इस बात की कोई संभावना है कि भरत सिंह सोलंकी खेमे के विधायक दाएं बाएं हों और दोनों का ही नंबर गेम गड़बड़ा जाए? इज दैट पॉसिबल? देखो, अमित शाह जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति हमेशा कई बार बोलते हैं कि आशिक का जनाजा निकले तो जरा जम के निकले। तो देखो, अमित शाह ने काफी स्मार्टली नंबर अपने फेवर में कर लिए हैं। आज की तारीख में आप मुझे जो अंक गणित पूछ रहे थे, अंक गणित ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 103 विधायक है, प्लस उनके पास एक कांदल जाडेजा एनसीपी का है। एनसीपी के कांदल जाडेजा ने कहा है कि पार्टी जो कुछ भी मैंडेट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा, और ये उन्होंने विधानसभा के बाहर गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा की उपस्थिति में कह दिया है। मतलब 104 वोट हो गए। अभी आप देखिए कि शक्ति सिंह गोहिल और बीजेपी कांग्रेस के पास 65 वोट्स हैं। एक जिग्नेश मेवानी का अगर मिला लेते हैं तो 66 होते हैं। अहमद भाई पटेल आजकल गुजरात में अपने खुद के भरूच डिस्ट्रिक्ट के साथीदार छोटू वसावा, जिन्होंने लास्ट मिनट पे उनको वोट दिया था 2017 में, और तब उसने अमित शाह को और मोदी जी को धोखा दिया था, और उसी वोट की वजह से अहमद भाई जीते थे। आज अहमद भाई पटेल वापस वो छोटू वसावा को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि छोटू वसावा के पास अभी 2 वोट हैं, खुद का वोट भारतीय ट्राइबल पार्टी का, और दूसरा अपने बेटे महेश वसावा का वोट। लेकिन अगर ये 2 वोट भी अगर अहमद भाई मैनेज कर लेते हैं अपने शिष्य शक्ति सिंह गोहिल के लिए, फिर भी उनकी सभ्य संख्या होती है 68। अब 68 मतलब 34 मल्टीप्लाई बाई 2 68 हुआ, जबकि बीजेपी के पास आज की तारीख में 104 वोट है, मतलब 34.66 वोट बीजेपी के पास है। इसलिए साफ है कि बीजेपी तो ये चुनाव 3rd कैंडिडेट जीतने वाली है। लेकिन अब जो बीजेपी सेंट्रल गुजरात का जो पॉलिटिक्स सोच रही है, उसमें यह है कि मैंडेट चाहे सब किसी गोहिल के नाम का हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग, इंटरनल पार्टी अगर क्रॉस वोटिंग होता है, जो पहले शंकर सिंह वाघेला ने किया है, चिमन भाई पटेल के खिलाफ किया था, वो अगर होता है तो कांग्रेस के विधायक अगर शक्ति सिंह गोहिल को वोट ना देके भरत सोलंकी को वोट देते हैं, और भरत सिंह सोलंकी को पार्टी छोड़नी भी पड़े, तो सेंट्रल गुजरात जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत के आते हैं, वो गेम अभी भी अमित शाह कर सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे, ये जो और तो की बात है।
नरहरी अमीन के साथ आने के बाद से एक जो 2017 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र के इलाके में पाटीदारों में, खासतौर पे युवा पाटीदारों में बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखी थी, जो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई। आपको लगता है कि अब 2-2.5 बरस के बीतने के बाद उस डैमेज को बीजेपी ने काफी कंट्रोल कर लिया है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काफी वो डैमेज कंट्रोल किया है, क्योंकि उस वक्त नाराजगी नरहरी अमीन की वजह से नहीं थी। नाराजगी हार्दिक पटेल का जो एजिटेशन था, वो एजिटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके था कि भाई रिजर्वेशन पाटीदार कम्युनिटी को मिलना चाहिए और पाटीदार कम्युनिटी को ओबीसी में समाविष्ट करना चाहिए। आपको याद होगा कि मोदी जी ने चुनाव से पहले एक दिन के अंदर वो जो रिजर्वेशन का जो लॉ बदल दिया और गुजरात में 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी बनाई और उसमें पटेल लोगों को भी जो समाविष्ट कर लिया। उससे पटेल जो है वो बाय एंड लार्ज गुजरात में अब संतुष्ट हैं और पटेल आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। ये हमने गुजरात लोकसभा चुनाव में भी देखा और उसी की वजह से 26 में से 26 सीट गुजरात में बीजेपी को मिली है। अमरेली याद रहे, आपने जो जिक्र किया, सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में से 7 विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस की मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 7 में से 7 सेगमेंट में जीत मिली और बीजेपी के कैंडिडेट अमरेली से भी चुनाव जीत गए, जो एक बैरोमीटर माना जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि पटेल गुजरात में आज की तारीख में बीजेपी से खिलाफ नहीं है और हार्दिक पटेल के एजिटेशन का कोई लाभ अब नहीं दिखाई दे रहा है। राजदीप, you think Hardik Patel is a spent force now, spent political force? देखिए, हर नेता का एक समय आता है। उस समय जिस तरह से युवा पाटीदार वोट या युवा पाटीदार जो थे, जो जिस तरह का उन्होंने आंदोलन छेड़ा, उसके लिए किसी की नेतृत्व की जरूरत थी। हार्दिक पटेल उभर कर आए, अचानक उभर कर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्दिक पटेल आज स्पेंट फोर्स है, लेकिन जमीनी हकीकत बदल गई है। आज वही मामले जो 3-4 साल पहले उभर कर आए थे, रिजर्वेशन का मामला उभर कर आया था, या जो नाराजगी थी, वो नाराजगी अब धीरे धीरे कम हो गई है। देखिए, गुजरात की राजनीति विचारधाराहीन राजनीति रही है कई सालों से। गुजरात की राजनीति जो है वो अवसरवादी की राजनीति रही है। अरे आप सोचिए सौरभ भाई, अपने जो शंकर सिंह वाघेला है, जो एक समय आरएसएस के एक तरह से चेहरे थे, भाजपा के चेहरे थे, वो कांग्रेस के 10 साल तक चेहरे रहे। अब यही तो गणित, चिमन भाई पटेल कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में चले गए, फिर वो कांग्रेस में एक बार फिर आए। गुजरात की राजनीति पिछले 25, और यही तो कांग्रेस ने मार खाया है। आज इतने कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? क्योंकि कोई विचारधारा नहीं रही किसी पार्टी में। वहां भाजपा ने कम से कम अपनी हिंदुत्व की राजनीति बनाई रखी है गुजरात में। यही वजह है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी। आपके आलोचक कहेंगे राजदीप कि आप भाजपा को गुजरात में सिर्फ हिंदुत्व वाली छवि पर सीमित करना चाहते हैं, जब नहीं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, आप फिर से अपने पुराने आदतों पर आए, से बाज नहीं आए कोरोना के बावजूद। मेरा ये कहना है कि कम से कम एक विचारधारा है जो बीजेपी को एक तरह से पकड़ रखती है। अब बीजेपी के सामने दुविधा क्या है कि जैसे आप इतने कांग्रेसियों के अपने पार्टी में लोगे, तो वहां के जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है उनकी जो नाराजगी है, क्योंकि हर चुनाव के बाद देखा गया है कि भाजपा कांग्रेस के जितने जो जीतते हैं, वो उनमें से कई भाजपा में आजकल आ जाते हैं क्योंकि सत्ता देख रहे हैं। अब इसको भाजपा का नुकसान एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में हिंदुत्व की वजह से भाजपा की कम से कम बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी एक मजबूत एक पार्टी, एक संगठन है गुजरात में। कांग्रेस कमजोर हो गया, कांग्रेस में कोई विचारधारा ही नहीं रही गुजरात में। आपने कहा अल्पेश ठाकोर को एक दिन कहीं से ले लिया, हार्दिक को एक दिन आपने ले लिया, आपको लगा इन युवा नेताओं से आपकी पार्टी बढ़ेगी। अल्पेश तो चले गए वापस, अब जिग्नेश मेवानी इंडिपेंडेंट है। प्रिसाइसली यू पॉइंटेड इट आउट राइट कि जो 3 बड़े युवा चेहरे थे जिनके सहारे कांग्रेस लड़ने की कोशिश कर रही थी, उन तीनों में से कोई भी कांग्रेसी नहीं, ना हार्दिक पटेल, ना अल्पेश ठाकुर और ना जिग्नेश मेवानी। नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई नेतृत्व नहीं बनाया। कांग्रेस ने इतने सालों से गुजरात में कोई अपना एक मजबूत नेतृत्व नहीं बनाया। इसी वजह से तो शंकर सिंह वाघेला इतने सालों तक वहां कांग्रेस के चेहरे रहे, क्योंकि कांग्रेस की चिमन भाई पटेल के बाद जो नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, और मैं 1990 की बात कर रहा हूं जब मिश्रण हुआ जनता दल जी और कांग्रेस का, 30 साल हो गए। एक नया नेतृत्व, अग्रेसिव नेतृत्व अभी तक पूरी तरह से कांग्रेस का उभर कर नहीं आया गुजरात। अजय उम्मट, मेरे आपसे आखिरी 2 सवाल हैं।
पहला सवाल तो यह है कि गुजरात से इस तरह के लगातार सवाल आते रहते हैं, शंकाएं आती रहती हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनकी सत्ता पर और सत्ता से भी ज्यादा लोगों पर उतनी पकड़ नहीं है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक अपील होनी चाहिए, हर कोई जानता है कि वो अमित शाह के चुने हुए व्यक्ति हैं और अभी भी जो बड़े फैसले हैं उस पर देश के गृह मंत्री की, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष की छाप रहती है। तो विजय रूपाणी का एक मुख्यमंत्री के तौर पर कद, इस पर मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा, गुजरात चुनाव में पाटीदारों के अलावा जो खेडूत यानी कि किसान हैं, उनकी नाराजगी भी एक अहम मसला था। एमएसपी को लेकर अलग अलग जगहों पर वो नाराजगी नजर आई थी। अभी क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री की छवि और खेडूतों की नाराजगी? देखो, खेडूतों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी अपनी जगह है और किसानों ने अपनी नाराजगी जम के प्रदर्शित की थी जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव था कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 99 सीट्स मिली थी और कांग्रेस जो थी अगर 5 सीट ज्यादा मिल जाती तो बीजेपी की हालत खस्ता हो जाती। तो किसानों ने अपनी नाराजगी वहां बताई। लेकिन जैसा राजदीप सरदेसाई अभी बता रहे थे कि गुजरात के लोग और गुजरात की राजनीति काफी अवसरवादी है। वो लोकसभा में अलग वोटिंग करते हैं, विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत और कॉर्पोरेशन के चुनाव में 31 डिस्ट्रिक्ट में से 26 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी हार चुकी थी। मतलब गुजरात के लोगों को जहां नाराजगी बतानी होती है बताते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर का इश्यू आता है तो वापस हिंदुत्व, जो राजदीप की थियरी है मैं उससे सहमत हूँ, वहां हिंदुत्व का वो जोश जो है वो जागृत हो जाता है। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय मजदूर सब लोग एक साथ आ जाते हैं कि भाई हिंदुत्व खतरे में है। तो ये चलता रहेगा गुजरात में जब तक कांग्रेस का कोई मजबूत नेता नहीं आएगा। और कांग्रेस हमेशा आउटसोर्सिंग पॉलिटिक्स करती है। वो चिमन भाई पटेल को लेके आती है, शंकर सिंह वाघेला को लेके आती है, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, जैसा कि हमने कहा। जहां तक गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि का सवाल है, ये साफ बात है कि आनंदीबेन पटेल को हटाने के बाद ये क्लियर हो गया था कि अमित भाई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही विजय भाई रूपाणी हैं और विजय भाई रूपाणी की जो भी सत्ता है या अथॉरिटी है वो ही इज ड्रॉइंग फ्रॉम अमित भाई शाह ओनली। और जब भी कोई भी मेजर डिसीजन होता है वो अमित भाई को और मोदी जी को कंसल्ट किए बिना नहीं लेते हैं। तो ये चीज गुजरात के चालाक ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी ये बात समझती है कि वो सीधा अमित भाई के पास या ऊपर पीएमओ से जाके अपनी बात करके अपना पोस्टिंग और ये करवा लेते हैं। तो जिस चीफ मिनिस्टर के पास पोस्टिंग की अथॉरिटी ही नहीं होती है, उसका प्रशासन पे पकड़ भी आप और मैं समझ सकते हैं कि कितना मजबूत होगा। तो रूट कॉज इज दिस। और जहां तक किसानों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है कि पाक बीमा फसल का उन्हें जो योगदान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और ये नाराजगी रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इमोशनल ढंग से चुनाव कैसे जीता जाए और उनको कांग्रेस की वीकनेस भी मालूम है। जहां जहां जरूर पड़ती है, आप देखिए 2017 के राज्यसभा के चुनाव के पहले 18 कांग्रेस एमएलए को उन्होंने तोड़ लिया था, है ना। तो कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीते ना जीते भाजपा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज की तारीख में भी उन्होंने अपनी सभ्य संख्या जो है वो 99 से 104 कर ली। कैसे कर ली? कांग्रेस को तोड़ के कर ली। तो तड़जोड़ की जो राजनीति है उसमें अब अमित भाई की मास्टरी आ गई है और गुजरात तो उनकी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। तो यहाँ इस तरह के प्रयोग जो है वो चलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय उम्मट, गुजरात के बारे में इतनी थैंक यू सौरभ, थैंक यू राजदीप देने के लिए। और थैंक यू अजय भाई, थैंक यू।